नमस्कार। इस विशेष कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। अपने समृद्ध संस्कृति और खूबसूरत विरासत स्थलों के कारण भारत विश्व प्रसिद्ध है। ऐसे में जब भारत में विश्व धरोहर समिति की 46वीं बैठक आयोजित की गई तो उससे भारत ने विश्व को भी बड़ा संदेश दिया, जिस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत। मंत्री जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। मंत्री जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि पहली बार भारत ने सफल आयोजन किया है विश्व धरोहर समिति का। देखिए, निश्चित रूप से भारत के लिए अत्यंत गर्व का विषय था। वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन के 70 के दशक में सिग्नेचर होने के बाद, जिसके 195 देश जो सिग्नेटरी हैं, जिनमें भारत भी एक हस्ताक्षरकर्ता देश है, भारत को 4 बार ऐसा मौका मिला कि वो इसकी वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी जो गवर्निंग काउंसिल होती है उसका सदस्य रहा। लेकिन ये पहला अवसर था कि भारत को अध्यक्षता करने का अवसर मिला और चुनाव लोकसभा के होने के ठीक 40 दिन बाद ये बैठक आयोजित होनी थी। 40 दिनों में इतने बड़े वैश्विक स्तर के आयोजन की कल्पना करना भी शायद मुश्किल था, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में G20 प्रेसिडेंसी के समय जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन हुआ था और जो कैपेसिटी बिल्डिंग उनके नेतृत्व में भारत में हुआ, उसके चलते हमने साहस किया और मैं जिम्मेदारी के साथ में कह सकता हूँ, अपना अनुभव जो मैंने सारे डेलीगेट्स के साथ में बातचीत करके अर्जित किया, उसके आधार पे कह सकता हूँ ये अब तक की सबसे सफल और सबसे बेहतर तरीके से आयोजित की गई। एवरीबडी हैव रियलाइज्ड द सेंस ऑफ हॉस्पिटैलिटी ऑफ इंडिया एंड जो कॉन्फ्रेंस कराने की भारत की ताकत है उसको सब ने अनुभव किया। जाहिर है, और दुगनी बधाई देनी चाहिए आपको, क्योंकि भारत के मोइदम्स, असम के मोइदम्स को भी इस बार विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। आपके लिहाज से मोइदम्स का 43वां स्थल है ये, जिसको सूची में स्थान मिला भारत का, लेकिन भारत के लिए विशेष तौर पर ये कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे पूर्वोत्तर का ये पहला स्थल है जिसे विश्व धरोहर के रूप में मान्यता मिली है। लगातार 10 साल में 10वीं बार भी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम एक और सूची, जैसा आपने कहा, असम के हमारे अहोम साम्राज्य के मोइदम्स जो हैं, उनके बरियल साइट्स जो हैं, उसको हम विश्व धरोहर के रूप में, कल्चरल हेरिटेज के रूप में रजिस्टर कराने में कामयाब हुए। 10 साल में 13 साइट्स हम जो है विश्व धरोहर समिति की सूची में शामिल करा पाए, लेकिन ये मोइदम्स का सम्मिलित होना निश्चित महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये पूरे पूर्वोत्तर भारत की पहली कल्चरल धरोहर है। इससे पहले प्राकृतिक धरोहर के रूप में काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस 2 सम्मिलित हो चुके हैं, लेकिन कल्चरल साइट के रूप में इनका सम्मिलित होना निश्चित रूप से पूर्वोत्तर के लिए गर्व का विषय है, भारत के लिए भी गर्व का विषय है। और जो हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत अहोम साम्राज्य की थी, जिस तरह की उनकी संपदा, बौद्धिक संपदा, उनके पारलौकिक ज्ञान, ये सब विषय को विश्व के पटल पर ले जाने और पूर्वोत्तर भारत में पर्यटन को और अधिक बढ़ावा देने के दृष्टिकोण से निश्चित ही ये एक बड़ी सफलता होगी। वैसे आपने जैसा बताया 10 साल में 13वां स्थल, सरकार की ओर से ऐसे क्या प्रयास किए जाते हैं कि इस तरीके से हमारे ये स्थल विश्व के नज़र में आते हैं और हम ये उपलब्धि हासिल कर पाते हैं? देखिए, एक प्रक्रिया है और उस तरह प्रक्रिया के अनुरूप भारत सरकार को या देश की, दुनिया की किसी भी सिग्नेटरी जो हैं, लगभग सभी देश क्योंकि हस्ताक्षर करते हैं, सबको अपनी तरफ से रिक्वायर्ड फॉर्मेट में डॉजियर्स बना करके सबमिट करना हो, तो बहुत लंबी प्रक्रिया के बाद में ये हम जो है इसको नामित कराने में सफलता मिलती है। और भारत ने पिछले वर्षों में इसमें जो क्षमता प्राप्त की है, जो अर्जित की है, उसके चलते हुए लगभग पिछले कुछ वर्षों में 30 जो है ऐसी कल्चरल हेरिटेज की साइट्स, नेचुरल हेरिटेज की साइट्स, जियोग्राफिकल हेरिटेज की साइट्स जो है हम भारत की नामित कराने में कामयाब हुए। और क्योंकि लंबी प्रक्रिया है डॉजियर बनाने की, लेकिन कोई भी देश एक साल में एक ही इंस्क्रिप्शन के लिए आप प्रॉपर्टी नामित कर सकते हैं, लेकिन टेंटेटिव लिस्ट में कितनी भी प्रॉपर्टीज़ आप जो है कोई भी देश अपने यहाँ से नामित कर सकता है। भारत अब तक 56 पहले कर चुका था, अब इस वर्ष को जोड़ करके 57 ऐसी प्रॉपर्टीज़ को हमने टेंटेटिव लिस्ट में नामित कराया है, ताकि हमें आने वाले कई वर्षों तक हमारी एक क्षमता इस तरह से बढ़ी है कि हम टेंटेटिव लिस्ट में, हमारी इतनी सारी धरोहर हैं जिनके संरक्षण पे साइमल्टेनियसली हम काम तो कर ही रहे हैं,
लेकिन वो विश्व की नज़र में ऑलरेडी जिनको हम रजिस्टर कराने में कामयाब हो चुके हैं। बहुत बढ़िया, यानी कि आने वाले सालों में बहुत सारे और स्थल हैं जिनके लिए उम्मीद की जा सकती है कि वो भी सूची में स्थान पाएंगे। हमने G20 में देखा कि भारत ने विश्व को मंत्र दिया वसुधैव कुटुंबकम का। इस बार इस समिति के आयोजन के माध्यम से भारत ने क्या मंत्र विश्व को दिया है आपकी नज़र में? क्योंकि प्रधानमंत्री ने उद्घाटन सत्र में कहा कि संस्कृति से मैत्री की ओर बढ़ना चाहिए। देखिए, निश्चित है, कल्चर यूनाइट्स अस, ये जो मंत्र माननीय प्रधानमंत्री जी का था और आपने G20 की चर्चा की। G20 के मिनिस्टेरियल मीटिंग में जो कल्चर मिनिस्टर ग्रुप था, क्योंकि G20 के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो यूनाइटेड नेशंस के डेवलपमेंटल फ्रेमवर्क के 2015 से 2030 तक के लक्ष्य तय किए गए, उनमें कल्चर जो है एक जो है प्रमुख भूमिका में नहीं है। लेकिन भारत की पहल G20 के समय में भारत ने जिस तरह से एडवोकेसी की कल्चर को लेकर, और काशी के मिनिस्टेरियल मीटिंग में काशी पाथवे नाम से जो डिक्लेरेशन निकला, भारत की इस पहल को न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन में स्वीकार किया गया और 2030 के बाद में कल्चर एक स्टैंडअलोन गोल के रूप में खड़ा हो, ये भारत की बहुत बड़ी सफलता G20 से निकली। जो कैपेसिटी बिल्डिंग करने की आवश्यकता ग्लोबल साउथ कंट्रीज़ में है या ऐसे छोटे देशों में है जिनके पास में ये क्षमता न होने के कारण से वो अपने इस तरह की पुरातात्विक महत्व की संपदाओं का, कल्चरल हेरिटेज हो, टेंजिबल हेरिटेज, इंटेंजिबल हेरिटेज, इनको एनलिस्ट कराने के लिए, इंस्क्राइब कराने के लिए जिस तरह की तैयारी की आवश्यकता है, वो कैपेसिटी नहीं होने के कारण बहुत सारे देश इसमें पिछड़ते जा रहे हैं। चूँकि हम अभी अपने पड़ोस के देशों की ऐसी पुरातात्विक महत्व की संपदाओं के रखरखाव के लिए पहले से काम कर रहे हैं। हम श्रीलंका में काम कर रहे हैं, हम अंकोर वाट का काम कंबोडिया में कर रहे हैं, हम वियतनाम में काम कर रहे हैं, हम म्यांमार में काम कर रहे हैं, हम लाओस में काम कर रहे हैं। तो जो काम ASI के माध्यम से हम कर रहे हैं, ऐसे ग्लोबल साउथ देशों या साउथ देशों में इस तरह की क्षमता का संवर्धन हो। माननीय प्रधानमंत्री जी ने $10 लाख जो है यूनेस्को को ग्रांट के रूप में देने की घोषणा उसमें की, जिसके माध्यम से वर्ल्ड हेरिटेज फंड ऐसे देशों में भारत के ASI का जो संस्थान है, उस संस्थान के माध्यम से ऐसे देशों में इनके रखरखाव और कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए ट्रेनिंग करने का काम करेगा। निश्चित ही इसके चलते हुए भारत का जो विश्व बंधुत्व का नारा माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे वेद की ऋचाओं से उठा करके दुनिया को दिया है, या जो कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया के सामने दिया है, उसको रीइंफोर्स करने की दिशा में बड़ा कदम होगा। जाहिर है, तो ये एक बड़ी उपलब्धि कह सकते हैं कि इस आयोजन के माध्यम से भारत की ओर से विश्व के लिए भी रही है। लेकिन जब हमने इस आयोजन की बात की तो इस आयोजन में आपने बताया 165 देशों के लोग यहाँ पर आए, उनकी ओर से, क्योंकि उनको भारत दर्शन का भी उनके लिए अरेंजमेंट्स किए गए थे, उनको आमंत्रित किया गया था, उनकी तरफ से किस तरीके की प्रतिक्रिया आई? मैं इसलिए जानना चाहती हूँ क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जब रिपोर्ट आई तो उसमें हमने ये देखा कि पर्यटन के सूचकांक में भारत नीचे जाता नजर आया, जबकि भारत की ओर से तो चौतरफा प्रयास किए जाते रहे हैं कि हम अपने पर्यटन और संस्कृति दोनों मोर्चों पर काम आगे बढ़ाएं। देखिए, इनफॉर्मल डिस्कशंस की अगर मैं बात करूं, मेरे डेलीगेट से बहुत अवसर आए मीटिंग के दौरान में, मीटिंग के भोजन के दौरान भी, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के दौरान भी, कि मुझे डेलीगेट से बातचीत करने का अवसर मिला और मैं पूरी जिम्मेदारी से, जैसा मैंने कहा, सभी की प्रतिक्रिया थी ये अद्भुत था। एंड द सेंस ऑफ हॉस्पिटैलिटी जो हिंदुस्तान की थी, उसको लेकर के सभी लोग अभिभूत थे। जहाँ तक टूरिज़्म का विषय है, हमने ये प्रयास किया था कि देश के हर प्रांत का टूरिज़्म पोटेंशियल वहाँ इन आने वाले डेलीगेट्स के सामने प्रदर्शित हो। देश की जो विविधताओं से भरी हुई संस्कृति है, हमारी कला की विविधताएं हैं, हमारी सांस्कृतिक विविधताएं हैं, हमारे पहनावे की विविधताएं हैं, हमारी क्राफ्ट की विविधताएं हैं, हमारी भोजन की विविधताएं हैं, ये सब एक जगह पे मिनी इंडिया के रूप में वहाँ परिलक्षित हो। और वो मुझे लगता है कि आने वाले सारे डेलीगेट्स जितने भी थे, सब प्रतिभागियों के लिए एक बड़ा आकर्षण का केंद्र था। हमने जो उनके एक्सकर्शंस विद इन सिटी एंड आउटसाइड सिटी जो आयोजित किए थे, अनेक लोगों ने जो हमने प्रावधान किया था कि देश के अन्य हिस्सों में जाकर के भी वो मीटिंग से पहले या मीटिंग के बाद में जाकर के वो दर्शनीय स्थलों पर जाकर के भारत को अनुभव करें, उसका निश्चित आने वाले समय में भारत के टूरिज़्म पर प्रभाव पड़ेगा। जहाँ तक आपने जो चर्चा की वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के विषय की, देखिए, दो तरह के विषय हैं। एक,
कि वो विदेशी सैलानियों के देश में आने के आधार पर ये आकलन करते हैं। लेकिन भारत की एक विशिष्टता है, भारत में जितना विदेशी सैलानी आता है उससे कई 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 गुना भारत का जो टूरिस्ट है वो भारत में घूम रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो नारा था कि हम अपने देश को देखें और उसके बाद दुनिया को देखें, उसके बाद में भारत में टूरिज़्म में बहुत बड़ा डोमेस्टिक टूरिज़्म में उछाल आया है। तो वो जो नंबर्स हैं उनके अनुरूप करें तो कुछ हमको उसके कारण से सेटबैक मिलता है, कुछ जो ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑफ द टूरिस्ट है जब वो घर से निकलता है और वापस घर पहुंचता है, उसकी दिशा में जो हमारे यहाँ कुछ छोटी न्यूनताएं हैं। टूरिज़्म हमारी संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप राज्य का विषय है। भारत सरकार राज्यों के साथ में बातचीत करके किस तरह से हम टूरिस्ट के ओवरऑल एक्सपीरियंस को में अभिवृद्धि कर सकते हैं, उस पर हम काम कर रहे हैं। इस बार इस आयोजन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा रहा एक वो प्रदर्शनी जिसमें हमने रिटर्न ऑफ ट्रेजर्स की बात की है, यानी दूसरे देशों से जो हम अपने धरोहर वापस ला पाए हैं। अमेरिका के साथ हमने करार किया है और मैं देखा बहुत सारे इनमें से जो प्रदर्शित धरोहरें थी उनमें से बहुत सारी अमेरिका से भी वापस आई हैं। क्या हम अन्य देशों के साथ भी इस तरह के प्रयास कर रहे हैं? देखिए, रीएड्रेस नाम से जो एग्जीबिशन हमने की थी, जिसमें हमने 25 ऐसे एंटिक्विटीज़ को जो हम पिछले वर्षों में भारत लाने में कामयाब हुए हैं, उनको वहाँ एग्जिबिट किया था और वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उसको देखा, डीजी यूनेस्को ने भी उसको देखा और उसके अतिरिक्त वो एक अपने आप में अनूठा आकर्षण का केंद्र था। वो केवल आकर्षण का केंद्र नहीं था, वो एक प्रेरणा का केंद्र भी था। दुनिया के ऐसे बहुत सारे देश जो कभी गुलामी की जंजीरों से जकड़े गए होंगे या कुछ विपन्नताओं के, विषमताओं के होते हुए वहाँ से चोरी से, इलीगली किसी तरह से उनकी संपदाएं बाहर चली गई होंगी, उनके लिए एक प्रेरणा का बिंदु था। देखिए, जब वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन के ट्रीटी साइन हुई उसके बाद में इस तरह के प्रावधान बने कि दुनिया का कोई देश अपनी प्रॉपर्टी अगर बाहर गई है तो उसको क्लेम कर सकता है। बहुत लंबी प्रक्रिया है उसको वापस लाने की, लेकिन तब से लेकर के 70 के दशक से 2014 तक उस लगभग 45-50 साल के कालखंड में केवल 13 एंटिक्विटीज़ ऐसी भारत लौट करके आई थी, जो अमेरिका से आई थी, जो यूके से आई थी या फ्रांस और इटली से आई थी। लेकिन माननीय मोदी जी की सरकार बनने के बाद क्योंकि प्रधानमंत्री का खुद पर्सनल इंटरेस्ट उस विषय को लेकर के है, वो 13 का आंकड़ा बढ़ करके 358 हो गया। ये जो प्रक्रिया थी, इसकी जटिलता जो है, इतनी सारी एजेंसीज़ के साथ में आपको जो है कोऑर्डिनेट करना होता है, इंटरपोल के साथ कोऑर्डिनेट करना होता है, कस्टम्स के साथ, इनलैंड डिपार्टमेंट के साथ, होम डिपार्टमेंट के साथ, उस देश पर्टिकुलर का, विशेष रूप से अमेरिका के दृष्टिकोण से, तो बहुत समय भी लगता है और बहुत जो है ताकत भी लगती है। उसको सुगम बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी जब पिछली बार अमेरिका के दौरे पे गए थे, अब देखिए कि अन्य विषयों के साथ इस विषय को भी प्रधानमंत्री जी ने अमेरिका के माननीय राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब के साथ में चर्चा की और उन दोनों ने, उस समय दोनों राष्ट्राध्यक्षों ने तय किया कि ऐसा एक कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट जो है वो साइन होना चाहिए। और मुझे प्रसन्नता है कि इस बैठक के साथ हम CPA साइन करने में कामयाब हुए और इसके चलते हुए अभी अनेक ऐसे एंटिक्विटी जो चिन्हित पड़ी है, लगभग 300 के आसपास जो अमेरिका में चिन्हित है, हम उनको बहुत जल्दी ये कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट साइन होने के साथ ही बहुत जल्दी भारत में वापस लाने में कामयाब होंगे। ये भारत की एक बड़ी सफलता होगी और ये केवल एक अमेरिका और भारत का एग्रीमेंट नहीं है, ये कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट इट लीड्स अस टू एंटर इनटू, और केवल हमारे लिए नहीं, दुनिया के दूसरे देशों को भी ऐसे एग्रीमेंट में एंटर होने के लिए प्रेरित करता है। बिल्कुल ठीक, और इंतज़ार रहता है लोगों का इस बात को लेकर कि हमारे देश की संपदा हमारे पास वापस पहुंचे। मंत्री जी, आपसे बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। सोना सिर्फ गहना नहीं होता, कभी पुश्तैनी पहचान तो कभी प्यारी सी याद होती है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उसी सोने से गोल्ड लोन लेने का फैसला समझदारी का होता है। मुथूट फाइनेंस ये बात समझते हैं, इसीलिए वो ईमानदारी, सच्चाई और आपके विश्वास को सबसे बढ़कर मानते हैं। मुथूट फाइनेंस, सदियों का भरोसा हमेशा के लिए। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800
313-1212। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आप देख रहे हैं विशेष साक्षात्कार केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी के साथ। मंत्री जी, अभी हम लगातार बात कर रहे हैं कि इस विश्व धरोहर समिति का सफल आयोजन हमने इसकी 40वीं बैठक का किया है भारत में। ये जब हम बात करते हैं कि अपनी धरोहर को संरक्षित करना, हमारे देश में ASI है जो इस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाती है राज्य सरकारों के साथ मिलकर। जब हमारी धरोहर इस सूची में शामिल होती हैं, ये एस्पेक्ट, ये पहलू कितना महत्वपूर्ण होता है कि किसी देश के द्वारा अपने धरोहरों को संरक्षित करने का उनके स्तर पर ही कितना प्रयास किया जा रहा है? देखिए, ASI लगभग 1-1.5 शताब्दी से इस काम में जुटी है और 3600 से ज़्यादा ऐसे हेरिटेज जो हमारी संपदाएं हैं जिनके संरक्षण का काम, जिनके रखरखाव का काम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI करती है। जो वर्ल्ड हेरिटेज की जो सूची में हमारी प्रॉपर्टीज़, जो हमारी ऐसी पुरातात्विक संपदाएं हैं, क्योंकि वहाँ कल्चरल हेरिटेज भी है, वहाँ ज्योग्राफिकल हेरिटेज भी है, लेकिन जो हमारी पुरातात्विक महत्व की संपदाएं हैं उनमें लगभग 30 से ज़्यादा जो हैं उनके रखरखाव का काम प्रत्यक्ष रूप से ASI करती है। ASI, जैसा मैंने कहा कि केवल भारत में नहीं, भारत के बाहर भी भारत की इस क्षमता का जो है दूसरे देशों को भी सहयोग करने के लिए काम करता है। जैसे मैंने आपको बताया, कंबोडिया में हम अंकोर वाट टेम्पल्स पे काम कर रहे हैं, हम श्रीलंका में काम कर रहे हैं, हम लाओस में काम कर रहे हैं, हम म्यांमार में काम कर रहे हैं, हम नेपाल में काम कर रहे हैं, हम ऐसे अनेक देशों में हम पुरातात्विक महत्व की संपदाओं का संरक्षण ASI के माध्यम से कर रहे हैं। निश्चित ही इट गिव्स अस एन अपर हैंड, जहां हम जो है ऐसे प्लेटफॉर्म पर अपनी संपदाओं को उस सूची में दर्ज कराने में जो है हमें आसानी मिलती है। तो फिर कितनी जिम्मेदारी बढ़ जाती है देशों की जब आपके स्थल इन सूची में शामिल होते हैं, क्योंकि ये लिस्ट परमानेंट नहीं होती, ये वापस भी नाम लिया जा सकता है। देखिए, निश्चित रूप से इस बार की इस बैठक में भी 27 ऐसी साइट्स थी जो इंस्क्रिप्शन के लिए नामित होनी थी, जिनमें भारत का एक मायदम्स था। उनमें से 24 को इस बार स्वीकृति मिली, लेकिन इसके साथ साथ में 124 लगभग हर साल देखें, कमोबेश थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, 10% टोटल लिस्ट की जो लिस्टेड प्रॉपर्टीज़ हैं उनके रखरखाव का भी स्टेटस ऑफ कंजर्वेशन पे वहाँ पे डिस्कशन होता है। और लगभग हर 4-5 साल में जो है किसी न किसी संपदा का वापस एक बार आकलन, उसका ऑडिट, उसका जो है उसके बारे में आख्या होती ही है। इस बार भी 124 प्रॉपर्टीज़ के बारे में, साइट्स के बारे में डिस्कशन हुआ। अगर उसमें कहीं कोई न्यूनता पाई जाती है तो उसको डेंजर लिस्ट में डाला जाता है। जैसे ही वो डेंजर लिस्ट में आती है तो पूरा ग्लोबल दबाव उसके ऊपर पड़ता है, पूरे विश्व भर के लोग उसके ऊपर लेकर के चिंता व्यक्त करते हैं, उस देश पर दबाव आता है और उसके बाद में भी अगर उस पर संरक्षण ठीक से न हो तो उसको वापस डीलिस्ट भी किया जाता है। अब तक ऐसे 3 उदाहरण हैं जहां प्रॉपर्टीज़ को डेंजर लिस्ट में आने के बाद में उनको डीलिस्ट किया गया। और क्योंकि इन संपदाओं को रखरखाव को लेकर के ये सारी वैश्विक संस्थाएं इसलिए इतना ज़्यादा जागरूक रहती हैं क्योंकि विश्व धरोहर समिति का ये मानना है कि ये केवल उस एक देश की संपदा मात्र नहीं है, वो मानवता की धरोहर है, पूरी मानव जाति की धरोहर है, वैश्विक धरोहर है। इसलिए उसके रखरखाव के बारे में चिंता करना पूरे विश्व की जिम्मेदारी है। विकास भी और विरासत भी, ये मंत्र है जो प्रधानमंत्री ने दिया है। इसके चलते जाहिर है कि संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय की जिम्मेदारी भी बहुत बढ़ जाती है। तो अब मोदी 3.0 की अगर हम बात करते हैं, मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की बात करें, तो इन दोनों मंत्रालयों के क्या ऐसे अहम दूरगामी लक्ष्य हैं जो अब आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं? हम अपने आप को एक वैश्विक नेता के रूप में, ग्लोबल लीडर के रूप में इसमें एस्टैब्लिश करें, क्योंकि हम अब 6ठे ऐसे देश हैं जिसमें सबसे ज़्यादा संपत्तियां इस तरह की रजिस्टर्ड हैं, एनलिस्टेड हैं। और उसके साथ साथ में इसके आधार पर हम अपने टूरिज़्म सेक्टर को किस तरह से और आगे बढ़ाएं, इन दोनों विषयों को प्राथमिकता के लेकर के हम इस बार काम करने वाले हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से
टूरिस्ट के ओवरऑल एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए जो कॉरिडोर्स बनाए गए, हमने देखा जिस तरह से काशी में कॉरिडोर बना, उसके चलते हुए काशी में टूरिस्ट की संख्या में बहुत बड़ी वृद्धि हुई और टूरिस्ट का ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है वो बहुत जो है परिवर्तित हुआ, उसमें भी अभिवृद्धि हुई। हमने महाकाल लोक का निर्माण माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में किया, उसके कारण से भी आप सब ने देखा कि किस तरह से उज्जैन के टूरिस्ट की संख्या जो है वो ऑलमोस्ट हर वीक की 10 लाख को पार कर चुकी है। 10 और सीज़न के समय में, छुट्टियों के समय में 15-15, 20-20 लाख टूरिस्ट हर सप्ताह में वहाँ पहुँच रहा है। ठीक इसी तरह से होलिस्टिक डेवलपमेंट अयोध्या में हो रहा है, केदारनाथ में हो रहा है, जगन्नाथ धाम में हो रहा है। इस बजट में भी आपने देखा होगा घोषित किया गया नालंदा, जो भारत के लिए एक अत्यंत गर्व का विषय है। हमने एक तरफ नालंदा के विश्वविद्यालय का पुनर्निर्माण किया है, दूसरी तरफ नालंदा को एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए वर्ल्ड क्लास डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप करें, उसकी बात इस बार की गई है। हमारा जो गया के महाबोधि टेम्पल है, जो हमारा विष्णुपाद मंदिर है, वहाँ भी हम इसी तरह का होलिस्टिक कॉरिडोर्स को डेवलप करें। भारत की भूमि और विशेष रूप से बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए ये स्थल जो हैं वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इनका होलिस्टिक डेवलपमेंट जो है वो विदेशी सैलानियों को, बुद्धिस्ट टूरिस्ट को भारत में लाने की दिशा में भी एक बड़ा कदम होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत सारे इनिशिएटिव्स जो लिए गए हैं, इन इनिशिएटिव्स को स्ट्रेंथन करते हुए भारत ओवरऑल टूरिज्म का डेस्टिनेशन बने, भारत पेरेनियल डेस्टिनेशन बने, वर्ष पर्यंत चलने वाली टूरिज्म का भारत, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा वेड इन इंडिया, शादी का डेस्टिनेशन बने। भारत जो है मीट इन इंडिया, जो कॉन्सेप्ट हमने अब बिल्डअप करना शुरू किया है कि सारे कॉन्फ्रेंसेस, मीटिंग्स जो हैं दुनिया भर की संस्थाओं की भारत में होना शुरू हो। भारत में एडवेंचर टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं। आपने देखा अभी नारनौल से भारत में पहला स्काई डाइविंग फैसिलिटी प्रारंभ हुई। तो भारत में इस तरह से विभिन्न टूरिज्म के से जुड़े हुए एस्पेक्ट्स पे काम हो, इस पर हम लोग जो है आगे काम करेंगे। बिल्कुल, और बजट आवंटन में इस बात को स्पष्ट तौर पर रखा गया है कि कैसे हमें भारत को महत्वपूर्ण विश्व पर्यटन हब के तौर पे, केंद्र के तौर पर इसको विकसित भी करना है। लेकिन मंत्री जी, आप तीसरी बार केंद्रीय मंत्री बने हैं, उससे पहले अब जिम्मेदारियां निभा चुके हैं, लेकिन इस बार संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय की जिम्मेदारी आप निभा रहे हैं। ऐसा क्या है प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन का जो आपको प्रेरित करता रहा है, एक राजनेता के रूप में, एक मंत्री के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में भी? मैं पिछले प्रत्यक्ष रूप से 10 साल से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनके टीम के काम कर रहा हूँ। मेरे लिए सौभाग्य का विषय है। प्रधानमंत्री जी अपने आप में एक जीता जागता, चलता फिरता इंस्टीट्यूशन है। कभी भी, किसी भी अवसर पर, जब कभी भी उनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त होता है, आपको उनसे सीखने का भी सौभाग्य मिलता है। किसी विषय को समझना, उसकी क्लैरिटी, उसकी डेप्थ तक किस तरह से जाना, और बाद में उस पर किस तरह से एक होलिस्टिक व्यू, और हर काम को करने में 2 विषयों को प्रमुखता के साथ में लेना। एक, अपने विचार के केंद्र में रखना, एक देश को क्या लाभ है, और दूसरा देश के गरीब के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए ये कितना उपयोगी है निर्णय। ये 2 विषय को अपने सोच के पिवट के रूप में, केंद्र के रूप में रखने की जो उनकी विधा उन्होंने सिखाई है, और हम सब साथियों को भी जो सिखाते हैं, वो निश्चित रूप से एक हम लोगों को सोच को भी दृष्टि देती है, सोच की व्यापकता को भी बढ़ाती है, और सोच की गहराई को भी बढ़ाती है। तो ऐसे में जब हम पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय की बात करते हैं तो रोजगार का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, ये दोनों ही मंत्रालयों की बात करें तो क्या इस दिशा में भी इस बार सोच व्यापक हुई है इन मंत्रालयों को लेकर, और राज्यों के साथ किस तरह के सहयोग की दरकार की जाती है कि जो लक्ष्य आप सोच रहे हैं उन्हें हासिल कर सकें? सी, कंजर्वेशन विद द कम्युनिटी, बाय द कम्युनिटी, ये प्रधानमंत्री जी की सोच रही है। हम अपने हेरिटेज साइट्स का कंजर्वेशन में लोकल कम्युनिटीज़ को किस तरह से जोड़ सकते हैं ताकि उनका रोजगार का साधन भी बढ़े, उनको रोजगार के अवसर भी मिलें, और साथ साथ में वहाँ टूरिज़्म डेवलपमेंट हो तो उनका उसके प्रति, उस धरोहर को संरक्षण के प्रति लगाव भी बढ़े। हम स्किल्ड मैन पावर को बढ़ाएं, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। इसी के साथ साथ में हमने जो है पर्यटन दीदी, इस कॉन्सेप्ट पे काम करना प्रारंभ किया है। आज गाँव में टूरिज़्म बढ़ रहा है, आज होम स्टेज की कल्पना बढ़ रही है, आज एग्रीकल्चर बेस, आज वाइल्ड लाइफ बेस्ड टूरिज़्म बढ़ रहा है। ये जो डिफरेंट एक्सपीरियंशियल टूरिज़्म के जब से लोगों का रुझान बढ़ा है,
वहाँ स्थानीय लोगों की भूमिका और बढ़ी हुई है। उसके कारण से होम स्टेज की डिमांड बढ़ी है, टूरिस्ट का जनरल लोगों के साथ में इंटरेक्शन बढ़ा है, क्राफ्ट बेस्ड टूरिज़्म जो है वो भी अपने आप में इस दिशा में बहुत लोगों को जोड़ता है। ऐसे लोगों का कैपेसिटी बिल्डिंग हो, हम ऐसी एसएचजीज़ के साथ काम करने वाली स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ काम करने वाली महिलाओं को पर्यटन दीदी के रूप में ट्रेन कर सकें, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकें, होम स्टे चलाने वाले लोगों का कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकें। इस दिशा में हमने ऑर्गेनाइज तरीके से प्रयास करना प्रारंभ किया है और मैं ये मानता हूँ कि ये आने वाले समय में भारत के पर्यटन के स्तर को बढ़ाएंगे, पर्यटकों के अनुभव को भी बढ़ाएंगे, एक्सपीरियंस को भी बढ़ाएंगे और साथ साथ में रोजगार के बहुत सारे नए एवेन्यूज जो हैं इसके माध्यम से खड़े होंगे। चलिए, हमारे देश की सॉफ्ट पावर रिप्रेजेंट करते हैं संस्कृति और पर्यटन दोनों ही। उम्मीद करते हैं कि जिन लक्ष्यों के लिए आप काम कर रहे हैं मंत्री जी, उन्हें आप जल्द ज़रूर हासिल कर सकें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। धन्यवाद।